प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र में मूल पाठ में जो पुस्तक लगी है कथा स्वर, उस कथा स्वर की पहली कहानी है उसने कहा था, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। आप सबको पता होगा कि हिंदी में सिर्फ 3 कहानियाँ उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा लिखकर इन्होंने वह स्थान बनाया जो स्थान 300 कहानियाँ लिख करके प्रेमचंद ने बनाया था। तो आइए उसने कहा था कहानी का सारांश, उसकी मूल संवेदना और विशेषताओं को समझते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये जो कहानी है वह फ्लैशबैक के आधार पर लिखी गई हिंदी की पहली कहानी है। फ्लैशबैक मतलब पूर्व दीप्ति, समझ में आ रहा है? पूर्व दीप्ति मतलब पुरानी बातों को याद करके लिखा गया। इस कहानी के 5 भाग हैं। यह 1915 में प्रकाशित हुआ था और इस कहानी में जो प्रेम की संवेदना है और आत्म बलिदान है उसको दिखाया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है इस कहानी में कि जब शुरुआत होता है ना तो छोटे बच्चों के साथ होता है। उसमें ये दिखाया गया है कि अमृतसर के बाज़ार में एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं। एक अपने मामा के बाल धोने के लिए दही लेने आया है, लड़की सब्जी के लिए बढ़िया जो अदौरी कहा जाता है वही लेने। वहीं पर दोनों में बातचीत होती है और लड़की जब वापस आती है तो लड़का पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की धत कह के भाग जाती है। फिर आए दिन कभी फल वाले के वहाँ कभी सब्जी वाले के वहाँ ऐसे दोनों मिलते रहते हैं और लड़का बार बार एक ही सवाल करता है तेरी कुड़माई हो गई, लड़की धत कह के भाग जाती है। फिर कुछ दिनों बाद अचानक जब लड़की से उसकी भेंट होती है और वो पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तो उसके दिमाग में एक ही बात था कि वो धत कहेगी और भाग जाएगी, लेकिन वो कहती है हाँ हो गई। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, सालू जैसे पंजाबी भाषा में, इधर उत्तर प्रदेश में उसको दुपट्टा कहते हैं ना, चादर, तो उधर पंजाबी भाषा में सालू का मतलब वही चादर होता है जिसको ओढ़ा देने से ही सगाई हो जाती है। सगाई मतलब कुड़माई। अब उसके बाद जब वो कह के फिर चली जाती है तो जो लड़का है तो 12 साल का ही, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो रास्ते में एक सब्जी वाले का पूरा खोमचा गिरा देता है, दूध वाले का पूरा दूध गिर जाता है। एक वैष्णवी बुढ़िया जो नहा के जा रही थी उससे जाकर के टकरा गया तो उसको अंधे की उपाधि मिली। पहला भाग कहानी का यहीं ख़त्म हो जाता है जो अमृतसर के बाज़ार में हुआ था। दूसरा भाग जो कहानी का है वह शुरू होता है जर्मनी में। युद्ध का क्षेत्र है, युद्ध का मैदान है, खंदक बने हुए हैं, अधिक ठंडी है और जो भारतीय सिपाही हैं वो अंग्रेज़ों की ओर से युद्ध लड़ने वहाँ गए हुए हैं। वे सभी खंदक में हैं, खंदकों को साफ कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे से मजाक करके भद्दे भद्दे गाने भी गा रहे हैं किसी तरह से कि उनका मनोरंजन हो सके। और उसी में एक और संकेत दिखाई देता है कि एक सैनिक है बोधा सिंह जो बीमार है और लहना सिंह उसकी तीमारदारी में मतलब देखभाल में लगा हुआ है। दूसरे भाग में लेखक ने यह दिखाया है कि बोधा सिंह बहुत बीमार हो जाता है। लहना सिंह अपने सूखे हुए गत्ते पर उसको सुलाता है, अपना जर्सी जो गर्म कपड़ा है वह निकाल करके उसको दे देता है। बोधा सिंह जब पूछता भी है कि तुम क्या पहनोगे तो कहता है कि विलायत की में हिंदुस्तानियों का बहुत ख्याल रखती हैं, वो स्वेटर बुन बुन कर भेज रही हैं और एक जो फिरंगी मेम है वो तो हम लोगों को राजा कहती है कि तुम राजा हो, हमारे देश को बचाने आए हो। इस तरह की बातें कर कर वह हमेशा बोधा सिंह की सेवा में लगा रहता है। तभी एक लप्टन साहब आते हैं, लप्टन मतलब लेफ्टिनेंट साहब, वहाँ कहानी में हर जगह लप्टन ही कहा गया है, जो सूबेदार को सेना की टुकड़ी दूसरे पोस्ट पर ले जाने का हुक्म देते हैं और सूबेदार अपनी टुकड़ी को लेकर के दूसरे पोस्ट पर चला भी जाता है। लेकिन लहना सिंह को उस लप्टन साहब पर कुछ शक हो जाता है और सिगड़ी की रोशनी में, सिगड़ी मतलब जो आग जल रहा था उसकी रोशनी में वो लप्टन साहब का चेहरा देखता है और उसका शक उस समय यकीन में बदल जाता है जब लेफ्टिनेंट साहब
अपने जैकेट से सिगरेट निकाल कर के पीते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सिख सिगरेट नहीं पीते। फिर वह जानकारी के लिए, अपने शक को दूर करने के लिए एक आध बातें पूछता है और कहता है कि आपको याद है कि जब हम जगाधरी के पहाड़ों पर गए थे और नील गाय का शिकार कर रहे थे तो उसकी लंबी लंबी सींगें थीं, 2 फुट 6 इंच की। और आपका खानसामा रहीम जो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए वहीं रुक गया था। तो बहुत सारी बातें क्लियर हो गई कि जगाधारी का जो जंगल है वो जंगल नहीं है, पहाड़ है। फिर नील गायों की सींगें 2 फुट की होती ही नहीं है, ये भी गलत था। और जो खानसामा होगा वो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए क्यों रुकेगा। तो इस तरह से अपनी समझदारी से वो जान जाता है कि यह दुश्मन देश का कोई सैनिक है, और तुरंत वह बाकी जो बचे सैनिक थे उनको सूबेदार के पीछे दौड़ा देता है कि आप जाइए और बुला के लाइए, क्योंकि इस खंदक पे बहुत जल्द ही हमला होने वाला है। और दियासलाई लाने के बहाने वह खंदक में अंदर घुस जाता है। कहानी के चौथे खंड में लहना सिंह वजीरा सिंह को खंदक के पीछे से निकलकर सेना की टुकड़ी को वापस लाने के लिए कहता है, क्योंकि लेफ्टिनेंट साहब के भेष में कोई जर्मन आया हुआ है जो इस खंदक पे धावा करने के इरादे से आया है। वजीरा सिंह को भेजकर लहना सिंह लेफ्टिनेंट साहब को बातों में उलझाता है, उन पर हमला करके उन्हें बंदी भी बना लेता है। लेकिन बातों ही बातों में जो जर्मन नकली लेफ्टिनेंट था वह अपने पैर से बंदूक निकालता है और लहना सिंह के सीने पर धड़ाधड़ 2 गोली चला देता है। लहना सिंह अपने घावों को कपड़े से ढककर ऊपर से जर्सी पहन लेता है, लेकिन सारे जरूरी दस्तावेज उससे छीन लेता है। तभी वहाँ हमला हो भी जाता है दुश्मन देश का, लेकिन अंदर जो सैनिक थे वो बाहर के सैनिकों से लड़ रहे थे। तभी एक टुकड़ी जो गई हुई थी दूसरे पोस्ट पर वो भी पीछे से लौटती है और दुश्मन दोनों ओर से भारतीय सैनिकों के बीच में पड़ जाते हैं, इसलिए सबकी मौत हो जाती है। और उसके बाद से कैंप बुलाया जाता है, राहत शिविर लगता है और डॉक्टर्स आते हैं, एम्बुलेंस आती है, सारे घायल चले जाते हैं। लहना सिंह के घाव पर किसी का ध्यान नहीं जाता है और लहना सिंह अपनी जगह पर बोधा सिंह को, जो बीमार पड़ा हुआ था, उसको भेज देता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। बोधा सिंह जब हॉस्पिटल चला जाता है तब पता चलता है कि लहना सिंह भी गंभीर रूप से घायल है। कहानी के 5वें भाग में कहानी का जो शीर्षक था उसने कहा था उसका अर्थ खुलता है, क्योंकि शीर्षक को पढ़ते ही लगता है ना कि उसने कहा था जो शब्द है, तो किसने कहा था, किससे कहा था और क्या कहा था। इस 5वें भाग में जो लहना सिंह है वह अपने मित्र के पैरों पर सोया हुआ है और बार बार उसे मृत्यु से पहले जैसे स्मृतियाँ बिल्कुल तेज हो जाती हैं, वह सोचने लगता है कि कैसे अपने घर के बागीचे में वो अपने बड़े भाई के गोद में सोया रहता था, फिर बागीचे के आमों को कैसे खाता था। फिर उसे याद आता है अमृतसर का वो बाज़ार जहाँ वो लड़की उसे मिली थी। फिर उसे याद आता है कि छुट्टियों के बाद जब उसके सूबेदार ने कहा था कि तुम मेरे साथ ही वापस कैंप में चलना, और मैं उनके घर गया तो सूबेदारनी ने मुझे बुलाया। सूबेदार ने कहा था कि सूबेदारनी तुम्हें पहचानती है, वो तुम्हें अंदर बुला रही है। और लहना सिंह जब अंदर गया तो उसने सूबेदारनी को नहीं पहचाना, तो सूबेदारनी ने उसे एक परिचय दिया, मुझे नहीं पहचाना कि वो अमृतसर का बाजार देखते नहीं है, रेशम से कढ़ा हुआ सालू। और लहना सिंह को सारा याद आ गया, तो सूबेदारनी ने अपना आंचल फैला करके लहना सिंह से कहा था कि मेरे और भी बहुत से बेटे थे लेकिन सबकी मृत्यु हो गई, यही एक बोधा सिंह बचा हुआ है। मैं अपने पति और अपने बेटे दोनों के प्राणों की भी आंचल पसार कर तुमसे मांगती हूँ और तुम इनकी रक्षा करना। तो अपना वो
बचपन का जो प्रेम था, जिसमें कहीं कोई अश्लीलता नहीं है, जिसमें स्वाभाविकता है, संवेदना है, उस प्रेम के निर्वाह के लिए लहना सिंह अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। लेकिन उसके मुंह से कभी एक बार एक बात नहीं निकलती है कि वह उस सूबेदारनी से या उस लड़की से वह प्रेम करता था। और अंततः लहना सिंह की मौत हो जाती है। कुछ दिनों पीछे लोगों ने पढ़ा कि नंबर 77 सिख राइफल्स सूबेदार लहना सिंह की मौत हो गई और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो कहानी में कुछ बातें बहुत अच्छी हैं, जैसे कहानी का शीर्षक जो एकदम रोचकता पैदा करता है। शीर्षक पढ़ते ही मन करता है ना कि जान जाए कि कैसे उसमें किसने कहा था, क्यों कहा था। फिर इसकी दूसरी बड़ी विशेषता है कि फ्लैशबैक के आधार पर लिखी गई हिंदी की पहली कहानी है। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि ऐसा बहुत कम होता है कि एक छोटी सी कहानी में इतना बड़ा देश, काल और वातावरण का अंतर है, क्योंकि इस कहानी में देश भी बदलता है। पहला भाग भारत में है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा भाग जर्मनी में है। फिर काल मतलब जो समय होता है, पहला भाग है 2 बच्चों का दिखाया गया है और बाकी के जो चारों भाग हैं उसमें युवा लहना सिंह और बोधा सिंह को दिखाया गया है। ठीक, फिर वातावरण में भी अंतर आता है। कहानी का पहला भाग अमृतसर के बाजार में है और बाकी चारों भाग प्रथम विश्व युद्ध के मैदान में है। तो देश काल वातावरण के परिवर्तन के कारण भी ये कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कहानी इतनी फेमस हुई थी कि इस पर एक फिल्म भी बनी थी। उसने कहा था, चूँकि हीरो हीरोइन पहले के हैं, उनका नाम संभवतः मैं आपको नहीं बता सकूंगी, लेकिन अगर कहानी समझ में न आए तो आप इस फिल्म को देखकर भी कहानी को समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, जिससे आने वाली परीक्षा में विद्यार्थियों को सहयोग मिल सके। धन्यवाद।